Hello friends, I'm your educator Miss Preet Kaur at Study Bar. Hope you all are fit and fine in this pandemic time and your studies are going very well in this pandemic time. So today we are going to again continue with our chapter, that is the French Revolution, a very interesting chapter it is. And today is the second part of this chapter, second lecture of this chapter. We are gonna back in our history, back and back. So it's very interesting. Without wasting our time, let's start it. So before starting this lecture, firstly I recommend you to subscribe the channel so that, and also press the bell icon so that you can get the latest notifications. Also like and share this video so that more people can get help. You should subscribe Study Bar because here you get totally conceptual understanding. It's not my channel, it's your channel also, because it helps you to fulfill your goals. It helps you to not cram. It's help you to understand every concept. It clears your doubt very well. So don't waste your time, just go and subscribe it today. And if you have any doubt, just write in the comment section below. Oh wait. So now if you want to be more interactive with your teachers, you want more uh, information about your studies, you want that important questions should be there, we don't want to frame it, so just go on Telegram app. If you have not downloaded it now, go on Play Store and download it now. Just go and search Study Bar and join the channel now. So now let's see the motivational thought for today. The motivational thought is a little progress each day adds up to big results. They are saying कि अगर हम हर रोज छोटे छोटे हमारी बड़ी प्रोग्रेस, मानो आई वांट टू बी समथिंग, मैंने मानो एक डॉक्टर बनना है, या मैंने एक पुलिस ऑफिसर बनना है, या फिर मैंने एक लॉयर बनना है, तो उसकी मैं प्रेपरेशन शुरू कर रही हूँ. अगर मैं सोचूं कि थोड़ी थोड़ी प्रेपरेशन कर रही हूँ, क्यों ना मैं ज़्यादा करूँ. सो इफ़ आई डू बिग, अगर मैं पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन कर लूँगी तो इतना मेरे माइंड में सेटअप नहीं हो. तो थोड़ी थोड़ी हर रोज़ जो हम प्रेपरेशन करते हैं, थोड़ी थोड़ी जो प्रोग्रेसेस हमारी हर रोज़ होती हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े रिजल्ट्स ले आती हैं. सो दैट्स वाई वी से वी शुड स्टडी एवरीथिंग बाय गोइंग डीप इनटू इट. ओके, नाउ लेट्स सी द इंडेक्स फॉर टुडे. एक चीज आपको जो मैंने समझानी है, दैट इज हमारा जो मेन टॉपिक है, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन. बट इसमें इसमें ताकि चैप्टर जो है लेंथी ना हो जाए, 6 सब चैप्टर्स बनाए गए हैं और उसमें से हम अभी सेकेंड चैप्टर में हैं, दैट इज द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन. सो दैट इज ऑल द इंडेक्स फॉर टुडे. द फर्स्ट इज द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन. आप सोचोगे कि मैम चैप्टर का नाम भी द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन और पहला इंडेक्स, पहला पॉइंट भी जो हम पढ़ेंगे वो भी द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, हाउ इट इज. तो आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, देखो ऐसे तो नहीं है कि पहले ही हम पढ़ेंगे कि ऐसे फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म होगी. पहले रेवोल्यूशन किसी कारण के शुरू भी तो हुई होगी, तो वही हम कारण इस पहले पॉइंट में पढ़ेंगे, दैट इज द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन. नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट डेट्स. आपकी सुविधा के लिए हमने अब तक की जितने भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो सारी कंबाइन करके एज द सेकेंड पॉइंट रखी है. नेक्स्ट इज फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अभी अभी मोनार्की का क्या मतलब है? मोनार्की का मतलब है कि जैसे किंग और क्वीन का राज होना, कि ऐसे नहीं कि किंग या क्वीन जब डेथ होगी उनकी या जब वो मर गए तो कोई और किंग और क्वीन बनेगा, नहीं. उसी अपनी जब तक उनकी अगली से अगली पीढ़ी आती रहेगी तब तक मोनार्की चलती रहेगी. ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि अभी फ्रांस क्या बन गया, मोनार्की तो अभी भी है वहां पे, बट क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगी, कि इतने पावर्स नहीं रहेंगी इनके पास जो पहले थी. सम लिमिटेशंस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड. और उसके बाद सोर्स सी. अभी सोर्स सी क्या है? सो देयर आर टू सोर्सेज इन दिस सब चैप्टर. तो source B and source C. In source B there is no important information and in source C it is very important information. So we are only placing source C here. Okay, next are आप बोलोगे important questions. No, it is not the important questions. It is some political symbols. France के कुछ political symbols. You will think मैम questions, important questions are not there. important questions हम एक फर्स्ट सब चैप्टर और सेकंड इस चैप्टर के
दोनों के कंबाइन करके एक नेक्स्ट थर्ड वीडियो में प्लेसअप करेंगे, सो दैट अकेली अकेली वीडियो के बाद थोड़े थोड़े क्वेश्चन होंगे, वी विल कंबाइन द टू एंड विल डू दैट. ओके, so now let's move further. Now is the outbreak of the revolution. The outbreak of the revolution in France. In France, the monarch did not had the power to impose taxes on his will alone. अभी मोनार्क के पास इतनी भी पावर्स नहीं होती कि जो उसका मन करे वो अकेला ही कर ले. नहीं, अभी जो फ्रांस का मोनार्क था उसके पास इतना राइट नहीं था कि वो टैक्स खुद बढ़ा दे या टैक्स खुद कम कर दे. अभी इतना मोनार्क के पास उसके पास उस किंग के पास राइट नहीं था. He had to call a meeting with estates journals which would then pass his proposals for new taxes. और उसके लिए उसको किसको बुलाना पड़ेगा? एस्टेट्स जर्नल को. अभी एस्टेट जर्नल क्या है? इट इज अ पॉलिटिकल बॉडी. पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें जो तीनों एस्टेट्स हमने पढ़ी थी, क्लर्जी, नोबिलिटी, है ना, और पीजेंट्स की, ये तीनों एस्टेट्स क्या करती हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती हैं. ओके, तो इसके साथ मिलके राजा अपना प्रपोजल्स पास कर सकता है नए टैक्सेस को कम करने, नए टैक्सेस के लिए, चाहे उसमें पुराने टैक्सेस से उसने न्यू टैक्सेस में कम किया हो या फिर टैक्सेस बढ़ा दिए हो. ठीक है. द एस्टेट जर्नल was a political body to which the three estates sent their representatives. The last meeting was done in 1614. अभी देखो, जो लास्ट मीटिंग थी लुइस एक्सवाई किंग का बना था 1774 में, तो लास्ट मीटिंग जो थी वो 1614 में हुई थी. उसके बाद कोई मीटिंग ही नहीं हुई. इन 1614, अराउंड 1614 लास्ट मीटिंग हुई थी, उसके बाद कोई भी मीटिंग नहीं हुई. नाउ लुइस एक्सवाई कॉल्ड अ मीटिंग ऑन 5 मई 1789. अभी लुइस एक्सवीवाई ने 5 मई 1789 को एक फिर से मीटिंग बुलाई. किसके साथ? स्टेट जर्नल्स के साथ. क्लियर? द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स. अब जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स थी उन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव कितने आए? 300 रिप्रेजेंटेटिव आए. वहीं while the third state alone sent 600 representatives. अभी ये क्यों? फर्स्ट और सेकेंड ने तो दोनों ने 300 भेजे हैं, जबकि अकेली थर्ड स्टेट 300 का भी डबल भेज रही है, 600. व्हाई इट इज? ये इसलिए है क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट वर ओनली द 10% ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस. जस्ट रिमेंबर इट ऑल्सो. क्यों उन्होंने 600 भेजे? क्योंकि थर्ड स्टेट 90% पॉपुलेशन बनाती थी फ्रांस की. यहाँ तक क्लियर है? नाउ लेट्स मूव फर्दर. Now, I think so. Here I have to disappear me. No problem. Voting in the past in a state journal. Voting in the past in a state journal had been conducted according to each state had one vote. अभी पास में कैसे वोटिंग होती थी कि जो हर स्टेट जर्नल है, थ्री स्टेट्स थी फ्यूडल सिस्टम में, और वो तीनों स्टेट्स अपनी एक एक वोट देती थी. ठीक है. बट द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट, अभी पीपल थे जो थर्ड स्टेट के, वो क्या चाहते थे कि हर मेंबर की एक एक वोट हो. ठीक है. द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट वांटेड कि हर मेंबर की एक एक वोट हो. दिस वाज वन प्रिंसिपल put forward by philosopher like रूसिया in his book like the social contract. अभी ये है हमारा आज का पर्सन जिसके स्टाइल में ये वीडियो बन रही है, ये लेक्चर चल रहा है. जॉन जैक्वस रूसिया एक बहुत अच्छा पर्सन था. ये अकेला नहीं था, देयर वर मोंटेस्क्यू, एबेसियस एंड जॉन लॉक एज वेल. तो जॉन जैक्वस, इन चारों लोगों ने फ्रांस में डेमोक्रेसी, कोई फ्यूडल सिस्टम खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया. लाइक रूसिया को नहीं पसंद था कि फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम रहे. ठीक है. When the king rejected this proposal, अभी लोग थर्ड स्टेट के लोग क्या चाहते थे कि हर आदमी की एक एक वोट हो. अभी किंग ने क्या कर दिया? इसे रिजेक्ट कर दिया. नो, मैं ये नहीं करने दूंगा. किंग ने तो साफ मना कर दिया, नहीं ये नहीं हो सकता. दिस प्रपोजल देन मेंबर वेट, इस प्रपोजल को उसने रिजेक्ट कर दिया. देन द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट. अभी मेंबर्स ने क्या किया? या किंग तो हमारी बात ही नहीं मान रहा, तो मेंबर्स ने क्या किया? एगिटेट हो गए, उनको गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा, तो उन्होंने क्या किया? वो बाहर चले गए प्रोटेस्ट में. दे वॉकड आउट इन प्रोटेस्ट. On 20 July they assembled in the tennis court of Palace of Versailles. अभी उन्होंने क्या किया कि
ऐसे तो प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना किंग के पैलेस में ही चला जाए, क्यों ना हम किंग के पैलेस में ही चले जाएं। तो उन्होंने सबने मिलके कहाँ पे चले गए, किंग के पैलेस में। तो किंग का पैलेस कौन सा था, वी ऑल्सो डिस्कस द लास्ट टाइम। किंग का पैलेस था शाही पैलेस ऑफ वर्सेल्स। सो दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली। अभी जो लोग गए थे ना, उन्होंने अपने आप को ही राजा मान लिया। वो कहते हैं कि हम तो नेशनल असेंबली है, ठीक है, और हम क्या बनाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक एक कॉन्स्टिट्यूशन हम ड्राफ्ट करके तुम्हारी मीन्स लुईस एक्सवीवाई की जो मीन्स पावर्स हैं उनको लिमिटेड ना कर दे, ठीक है। एंड टोल्ड दैट दे विल नॉट मूव टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी यहाँ से उनका गुस्सा तो दिख रहा है कि वो कितने ज्यादा गुस्से में थे। They were led by Mirabeau and Abesius। अभी किसने लेड किया था उन्हें, मीराबियो और एबेसियस ने। अभी ये कौन थे, मीराबियो ओरिजिनली एक नोबल था। अभी आप सोच सकते हो, इफ वी टॉक अबाउट अ रिच पर्सन, अगर हम एक रिच पर्सन की बात करें तो मानो हमारे भी कंट्री में 3 एस्टेट्स हैं, 1 इज जर्नल, 2nd इज ओबीसी एंड 3rd इज एससी। और एस्टेट्स हैं ये, मानो कुछ ऐसा है कि जो जर्नल हैं उनको तो टैक्स पे नहीं करने, सिर्फ ओबीसी और एससी को पे करने हैं। तो क्या होगा, क्या एक मानो अभी हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो टैक्स बढ़ा रही है, और जर्नल्स, क्या कोई भी जर्नल उठ के प्रोटेस्ट करेगा, नहीं। जर्नल सोचेंगे हमने क्या लेना है, वी डोंट हैव टू पे द टैक्सेस, दे कैन डू एनीथिंग। तो फिर भी एक नोबल होके भी जो मीराबियो था उसने प्रोटेस्ट किया कि ये फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया जाए। एबेसियस क्या था, एक प्रेस था, और उसने एक पैम्पलेट लिखा, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। उसने बोला कि थर्ड स्टेट है क्या, थर्ड स्टेट को इतना नीचा दिखाया जाता है कि इतनी गिरी हुई फ्यूडल सिस्टम की स्टेट है, बट इट इज द ओनली बेस्ट स्टेट। अभी एक और जो गलत चीज की गई थी यहाँ पे, जब मीटिंग बुलाई गई, उसने स्टेट जर्नल के साथ मीटिंग रखी लुईस एक्सवीवाई ने, तो जो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स थे नॉबल्स और क्लर्जी के, वो तो आराम से लग्जरियस फीलिंग में, लेविश फीलिंग में आगे जाके फ्रंट वाली चेयर्स पे बैठ गए, जबकि जो थर्ड स्टेट थी उनके लोगों को पीछे खड़ाया गया। नो अरेंजमेंट ऑफ चेयर्स फॉर देम, ठीक है, उनको सिर्फ पीछे खड़ाया गया, ठीक है। अभी उन्होंने क्या किया, फिर जब उनको इतना गुस्सा आ गया कि हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता, उनको आ गया गुस्सा, और फिर वो चले गए बाहर प्रोटेस्ट में। फिर उन्होंने सोचा कि प्रोटेस्ट का ऐसे क्या फायदा, हमारी कोई बात ही नहीं सुनेगा, तो वो चले गए टेनिस कोर्ट में, वर्सेल्स में, लुईस एक्सवीवाई के पैलेस में, और वहां पे उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया, वी आर द नेशनल असेंबली, वी विल नॉट मूव फ्रॉम योर हाउस और फ्रॉम योर पैलेस टिल वी विल नॉट ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं हम तो यहाँ से नहीं हिलने वाले जब तक हमें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की परमिशन नहीं मिलेगी। यहाँ तक क्लियर है ना। So now यहीं पे है ना, yes, while the National Assembly was busy at Versailles। अभी जो नेशनल असेंबली थी वो तो बिजी थी वर्सेल्स में। द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीज्ड विद टर्मोइल। अभी नेशनल असेंबली तो वर्सेल्स पे प्रोटेस्ट करी थी, और दूसरा जो फ्रांस था उसमें और मीन्स आग की, जैसे हम आग बबूला हो गया वो सारा फ्रांस, और तो ना और सारा फ्रांस तो आग बबूला हो गया। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया था, नेशनल असेंबली को गुस्सा था, वाई द होल फ्रांस, द रेस्ट ऑफ द फ्रांस वाज एगिटेटेड, सीद विद टर्मोइल। टर्मोइल होता है कि डिस्टर्बेंस, सीड होता है कि ऐसा गुस्सा, बहुत ज्यादा तेज गुस्सा, या रैपिड, हम कह सकते हैं रैपिड एगिटेंस, रैपिड एंग्री, रैपिड एंगर, उनमें आ गया था। क्यों आ गया था, अ सीवर विंटर हैड अ बैड हार्वेस्ट। अभी क्या हुआ, बहुत ठंड पड़ी, हमने पिछली बार भी पढ़ा था एज सब्सटेनेंस क्राइसिस, है ना। अ सीवर विंटर हैड अ बैड हार्वेस्ट, बहुत ठंड पड़ी, उससे हार्वेस्ट बहुत बैड चला गया। और वहां पे क्या कर दिया, अभी किंग के पास तो एक ही सोल्यूशन था,
चीज कम पड़ रही है, प्राइस बढ़ा दो। उसने क्या कर दिया, ब्रेड का प्राइस बढ़ा दिया। आफ्टर स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स इन क्यूज क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन, अभी वुमेन्स को क्या करते थे, वो ना क्राउड्स में खड़ी रहती थी, क्यूज में, क्राउड्स में वो खड़ी रहती थी, बट उनको फिर भी बहुत कम खाना या खाना नहीं मिलता था। तो फिर उनको भी बहुत गुस्सा आ गया कि हर रोज हम चले जाते हैं, खाना तो मिलता नहीं है, फिर बहुत कम मिलता है। तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने क्या कर दिया, सारी शॉप में स्ट्रॉम आउट कर दिया। वो सारी वुमेन्स, एंग्री वुमेन्स का ग्रुप शॉप में ही उन्होंने स्ट्रॉम आउट कर दिया, शॉप में ही वो चली गई। एट द सेम टाइम द किंग, यहाँ पे आएगा किंग, वेट आई हैव और गुड टू मेंशन जी, द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इन द सिटी। अभी उसी टाइम पे जो किंग था ना, उसने मना कर दिया, सॉरी उसने अलाउ कर दिया और उसने ऑर्डर कर दिया कि ट्रूप्स, ट्रूप्स क्या है, आर्मी, ट्रूप्स इज द आर्मी, ट्रूप्स इज द आर्मी, ठीक है, ट्रूप्स को अलाउ कर दिया कि वो मूव करें सिटी में। ऑन 14 जुलाई द क्राउड ऑफ एगिटेटेड पीपल स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल। अभी ये सब कुछ हो गया, उन्होंने किंग ने ऑर्डर कर दिया कि आर्मी चलेगी, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। तो अभी लोगों ने क्या किया, लोगों को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने तो फिर 14 जुलाई 1789 को वो तो चले गए, एंग्री ग्रुप पीपल का अराउंड 7,000 पीपल वर देयर, वो तो गुस्से में चले गए बेस्टाइल की तरफ, द मेन पावर ऑफ द किंग, उसको डिस्ट्रॉय कर डाला। और जो भी उसके प्रेशियस स्टोन्स थे वो दे दिए उन लोगों को जो एज ए सॉवरेंटी या एज अ निशानी रखना चाहते थे कि हमने भी कोई वेस्टाइल को डिस्ट्रॉय करने में हमारा भी कोई हाथ था, या हमने भी डिस्ट्रॉय किया था वेस्टाइल। In countryside, rumors spread that the Menor had hired the bands of brigands who were on their way to destroy the ripened crops. अभी देखो और ज्यादा रूमर्स अफवाहें फैल गई कंट्री में। मेनोर होते हैं कि जो रिच पर्सन्स होते हैं, वहाँ के रिच पर्सन्स कौन थे, नोबल्स, कलर्जी, या फिर चर्चेस के लोग, ठीक है। तो ये खबरें फैल गई कि जो मेनोर है उन्होंने ब्रिगेंड्स होते हैं कि चोर वगैरह, तो बैंड्स, उन्होंने बहुत ब्रिगेंड्स के ग्रुप इकट्ठे कर लिया, हायर कर लिए, और वो अपनी वे पे हैं कि आ रहे हैं और राइपन क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, कि जो क्रॉप्स उग चुकी हैं या जो कटने वाली हैं उनको डिस्ट्रॉय करते करते अपनी वे पे हैं। Caught in a frenzy of fear, peasants in several districts attacked Cheteks. अभी क्या हुआ, एक फ्रेंजी ऑफ फियर की डर में भी थे, जो पीजेंट्स थे वो डर में भी थे, बट पीजेंट्स ने कई डिस्ट्रिक्ट में क्या किया, जो मींस चैटेक्स का मतलब होता है कि जैसे नॉबल्स या क्लर्जी, हाई रिच मेंस के जो घर होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। नाउ अभी इतना कुछ होने के बाद लुईस एक्सवे सोच रहा था कि क्यों, चलो कर लेने दो, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट फाइनली accepted that now his parts will be checked by the constitution। अभी फाइनली उसको चेक करना ही पड़ा कि मेरी पार्ट्स अभी कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेगा। On 4 August 1789, the assembly passed the decree abolishing the feudal system of obligations and taxes। अभी क्या हो गया, feudal system खत्म हो गया। 4 अगस्त 1789 को असेंबली ने ये पास कर दिया कि जो feudal system है और जो ऑब्लिगेशंस हैं टैक्सेस की, वो सब कुछ खत्म हो गया है। Members of the clergy were forced to give up their privileges too। अभी जो क्लर्जी के मेंबर्स थे, कहीं तो वो कितने ऐशो आराम में रह रहे थे, कोई टैक्स नहीं पे करना, कोई कुछ नहीं करना, अभी उनको भी फोर्स किया जा रहा था कि अपनी प्रिविलेजेस आपको देनी पड़ेंगी। Tithes were abolished and lands owned by the church were confiscated। अभी टिथेस क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स जो चर्चेस लेते थे, और चर्चेस ने जो लैंड ली थी वो वापस ले ली गई थी या कॉन्फिस्केटेड कर दी गई थी। एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड, अभी इस सब से ना जो ये टैक्स या जो लैंड मिली या जो टिथेस से पैसा मिला, इस सब से जो कंट्री के ऊपर 2 बिलियन लिवर्स का कर्जा था उतर गया। Acquired assets worth at least 2 बिलियन लिवर्स। अभी आप सोच सकते हो, तो ये तो हम कह ही सकते हैं कि जो कंट्री की सबसे अच्छी एस्टेट थी वो ही थर्ड एस्टेट थी। क्यों, अगर वो प्रोटेस्ट ना करती तो क्या हो जाता,
तो 2 बिलियन लीवर्स और ज़्यादा बढ़ते जाते, ठीक है, और फिर भी उनको टैक्स पे करना पड़ता, ये बहुत गलत हो रहा था। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। तो यहाँ पे आती हैं आपकी डेट्स टू रिमेम्बर, आई थिंक सो, यस इट शुड बी हियर। तो पहली डेट जो है आपको रिमेम्बर करनी है, दैट इज 1774 में लुईस एक्सवे क्या बन गया, फ्रांस का राजा बन गया। कौन बन गया, लुईस एक्सवी वाई। 1789 में पीजेंट्स ने नेशनल असेंबली बनाई और जो बिस्टाइल था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। 1789 में क्या हुआ था, पीजेंट्स ने नेशनल असेंबली बनाई और बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। 1791 में अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड। अब 1791 में जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या कर दिया, फ्रेम कर दिया गया। इन 1792-93 में फ्रांस क्या बन गया, रिपब्लिक कंट्री बन गया। इन 1804 नेपोलियन बिकम्स किंग ऑफ फ्रांस। अभी 1804 में क्या आ गया, नेपोलियन बन गया फ्रांस का राजा। उसके बाद नेपोलियन को डिफीट कर दिया कहाँ पे, वाटरलू में। कितने, कौन से ईयर में, 1815 में। अभी नाउ हियर, यहाँ पे मैं आपको आपकी डेट्स मेंशन कर देती हूँ। द फर्स्ट इज 1774। कौन बना था राजा, लुईस एक्सवी, वेरी नाइस। 1789 में क्या हो गया था, पीजेंट्स ने अपनी नेशनल असेंबली फॉर्म कर ली थी और क्या कर दिया था, बेस्टाइल डिस्ट्रॉय कर दिया था। वेरी नाइस, यू आर नोन अबाउट एवरी डेट। अच्छा, 1884 what happened, Napoleon became the king of France. Very nice. Sorry, it is 1804. I wrote wrong. Even I was known, therefore I wrote known. Till I wrote known. Wrong. 1774 में एक बार फिर से आपकी रिवीजन हो जाएगी। 1774 में लुईस एक्सवाई बन गया राजा फ्रांस का। 1789 में पीजेंट्स ने अपनी नेशनल असेंबली फॉर्म की और डिस्ट्रॉय कर दिया ब्रसाइल को। 1791 में एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया। 1792 और 93 में फ्रांस से रिपब्लिक कंट्री बन गया और 1804 में किंग क्या बन गया, किंग कौन बन गया, नेपोलियन। और बेचारा नेपोलियन 1815 में डिफीट कर दिया वाटरलू पे। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ, लाइक आई कांट हाइड दीज sort of informations, so again I have to write in the blank screen, I think so. 1774 it is 1789, 1804, 1815 and 1798. No, 1793 it is. 92 to 93, yes. 92 to 93. Next it is 1774, 1789, 1804. One is 1791. तो अभी बताओ मुझे इसके आंसर्स. Anybody who can tell me its answers. The first is 1774. क्या हुआ था, कौन राजा बन गया था, लुईस एक्सवी। 1789 को क्या हुआ था, नेशनल असेंबली, और क्या डिस्ट्रॉय हो गया, किंग की डिस्पोटिक पावर, दैट इज बेस्टाइल। 1804 में राजा बन गए नेपोलियन। उसके बाद 1815 में नेपोलियन को डिफीट कर दिया, कहाँ पे, वाटरलू। देन इन 1792 टू 93 क्या हुआ, फ्रांस क्या बन गया, रिपब्लिक। वेरी नाइस। नेक्स्ट इज 1791, क्या बना दिया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी नाइस, वी हैव रिवाइज्ड ऑल द डेट्स। सही थी सारी।
1774. Nice. That's all good. Now let's move further. Next is France becomes a constitutional monarchy. The it should be here only. It is set here only. The National Assembly completed the draft of Constitution in 1791. अभी जो नेशनल असेंबली थी उसने क्या कर दिया, अपना ड्राफ्ट पूरा कर दिया 1791 में. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था कि किंग अपना बहुत ज़्यादा राज चलाता है, इसकी पावर्स लिमिट करनी पड़ेंगी, और लिमिट कर दी उन्होंने, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल. ओके, तो उन्होंने लिमिट कर दी किंग की पावर. अभी आता है, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसे 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया. द फर्स्ट वाज लेजिस्लेचर, द सेकंड वाज जुडिशरी, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट वाज द एग्जीक्यूटिव. अभी ये आइडिया कहाँ से लिया गया होगा, कहाँ से. इट वाज फ्रॉम यूएसए, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओनली मैन. अभी यहाँ पे भी देखो लोगों ने ये काम गलत किया है. उन्होंने क्या कर दिया कि जो 25 एज से ऊपर हैं, और जो इतना टैक्स पे करते हैं अपनी 3 डेज की वेज के, मानो उसे आई गेट अ वेज, आई एम अ person, I'm living in France, and I was living in France in the year 1791, और तभी I was of 27 years, and और मुझे बोला गया कि तुम ना टैक्स वॉट तभी दे पाओगी अगर if वैसे one thing more, I can't consider myself because वुमेन्स को वहाँ पे राइट नहीं दिया गया उन्हें वोट करने का. दैट वाज द मोस्ट वर्स्ट थिंग डन देयर. और जो 25 साल से ऊपर लोग थे उनको ही वोट देने का अधिकार था, हर आदमी को, जो अपनी इतना टैक्स भरता है अपनी 3 डेज की इनकम का. जैसे महीने में मुझे 2000 मिलता है और मैं आई गेट 3000 पर मंथ, और मेरी एक दिन की वेज मेरी एक दिन की वेज कितनी होगी, 100. तो 100 मेरी एक दिन की वेज होगी. मींस मैं अगर 300 टैक्स भरती हूँ या 300 से ऊपर भरती हूँ तभी मुझे राइट मिलेगा वोट करने का, अदरवाइज आई एम नॉट गेटिंग अ राइट टू वोट. क्लियर. और इन सिटीजन्स को जो वोट देते थे उन्हें क्या बोला गया, एज एक्टिव सिटीजन्स, की हम एक्टिव हैं, हम आप लोगों को वोट देंगे. नेक्स्ट वर और जो रिमेनिंग सिटीजन्स थे ना उनको पैसिव बोला गया. दे वर नोन एज पैसिव सिटीजन्स. द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए वो भी किन्हें दिए गए, सिर्फ मेंस को. और इन राइट्स को क्या बोला गया, नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स. That is, they belong to each human being and from birth and could not be taken away. कि ये जो rights है ना ये हर human being को मिलेंगे अपने birth से ही, और इनको कोई नहीं ले सकता. ठीक है, अभी हम समझते हैं थोड़ा सा. Now here I have to disappear myself. So now see here. The point here is, पहला is, अभी देखो यहाँ पे जो पैसिव सिटीजन्स की पॉपुलेशन थी दैट वाज 3 मिलियन मेंस थे, और जो वुमेन और चिल्ड्रन थे ये सभी क्या थे, पैसिव सिटीजन्स थे, जैसे हमने पढ़ा. और एंटाइटल टू वोट मीन्स जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो वोट देते थे. अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन की अबाउट कितनी पॉपुलेशन थी, 4 मिलियन मीन्स 40 lakhs पॉपुलेशन वोट करती थी. एंड अराउंड 3 मिलियन मेन ऐसे थे जिनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे, और जो 25 साल से छोटे हैं, चिल्ड्रन, ठीक है, और वुमेन्स को राइट नहीं था. मीन्स अराउंड इफ यू टॉक अबाउट 21 मिलियन पीपल डिड नॉट हैड अ राइट टू वोट. तो यहाँ पे क्या होता था, अभी जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो वोट देते थे इलेक्टर्स को. इलेक्टर्स अराउंड 50,000 मेंस थे. तो अभी जो इलेक्टर्स थे वो आगे वोट देते थे नेशनल असेंबली को. नेशनल असेंबली में 745 वो होते थे, वी कैन से मेंबर होते थे,
और जो नेशनल असेंबली था उसका जो कंट्रोल था वो मिनिस्टर्स के ऊपर भी था, और जो किंग है उसके ऊपर भी उनका क्या था, दे ऑल्सो हैड अ कंट्रोल ओवर द किंग। अभी जो एक्टिव सिटीजन्स थे वो जज को भी वोट देते थे, कई जजेस होते थे और उनमें से एक जज को जिसको सबसे ज्यादा वोट्स आती थी उसको भी वोट देते थे। अभी एग्जीक्यूटिव में हमारे आते थे किंग और मिनिस्टर्स, लेजिस्लेचर में हमारे आती थी नेशनल असेंबली, इलेक्टर्स, एंड जुडिशरी में हमारा आता था जज। ये सारा क्लियर है। एक्टिव, आई एम रिपीटिंग अगेन, एक्टिव सिटीजन वोट देते थे इलेक्टर्स को, इलेक्टर्स आगे वोट देते थे नेशनल असेंबली को, और हमारी नेशनल असेंबली किसके ऊपर अपना कंट्रोल रखती थी, किंग और मिनिस्टर्स के ऊपर, और जो एक्टिव सिटीजन थे वो जज को भी इलेक्ट करते थे। सारा क्लियर, वेरी नाइस। अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज द सोर्स सी। तो अभी सोर्स सी में आई थिंक सो आई विल कीप इट हियर। तो आई थिंक सो ये आपके लिए इतना ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है, बट एक बार हम सारे की रीडिंग ज़रूर करेंगे। ये सारे वो राइट्स हैं जो मेन को मिले थे। पहला राइट है दैट इज द मेन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, कि मेन क्या है, पैदा हुआ है और फ्री है, और हर मैन इक्वल है राइट्स में। द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड इनएलियनेबल राइट्स ऑफ मैन। अभी कहते कि जो हमारी पॉलिटिकल एसोसिएशन है, कोई भी पॉलिटिकल एसोसिएशन है, उसका मेन वर्क क्या है कि हर मैन के मीन्स किसकी प्रिजर्वेशन करनी है, सिंपली नेचुरल और इनएलियनेबल राइट्स की। हमने पिछले सेशन में पढ़ा था नेचुरल एंड इनएलियनेबल राइट्स। तो आगे ऑफ मैन, दीज आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। Very nice. Let it be here now because we can read. The source of all sovereignty resides in the nation. No group, no individual may exercise authority that does not come from the people. Liberty consists of the power to do whatever is not injurious to others. अभी liberty क्या है, ऐसी पावर है कि ऐसे ना हो कि ऐसे ही हमने किसी भी आदमी को पकड़ लिया, उसे ऑब्रेस कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं, और उसका कोई गलत वो नहीं है, उसने कोई इंजरी नहीं की है किसी को, या कोई गलत काम नहीं किया है। दैट इज द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर नॉट इंजरियस एंड टू सोसाइटी। सिर्फ लॉ उन्हीं एक्शंस को खत्म कर सकता है जिसका, या उसी आदमी को पकड़ सकता है जो सोसाइटी के लिए इंजरियस होने वाला है या इंजरियस है। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जर्नल विल। All citizens have the right to participate in its formation, personally or through their representatives. All citizens are equal before it. अभी लॉ क्या है, एक्सप्रेशन है अपनी जर्नल विल का, अपनी जर्नल विश का। तो हर सिटीजन्स को राइट है टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन, इसकी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना, और चाहे वो पर्सनली पार्टिसिपेट करें या फिर अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दें कि वो पार्टिसिपेट करेंगे। कि ये इसका मेन फंडा बस यही निकल गया कि हर आदमी जो है वो क्या है, इक्वल है लॉ के अकॉर्डिंग। चमका के नहीं चमका, वेरी नाइस इट इज। because study becomes boring after many times, till we have to do some enjoy also. No man may be accused, arrested or detained except in cases, किसी भी आदमी को ना तो ऑपरेस किया जा सकता है, ऑपरेस किया जा सकता है, ना ही उसे अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही उसे मारा जा सकता है। दैट इज सिर्फ तभी ये सब कुछ किया जा सकता है अगर उसने कोई गलत काम किया है या कोई उसके ऊपर केस है। गॉट इट? देयर आर सम मोर लेफ्ट नाउ। एवरी सिटीजन मे स्पीक, may write, may print freely. He must take responsibility for the abuse of such liberty in cases determined by the law. कोई भी आदमी बोल सकता है, कोई भी आदमी लिख सकता है, कोई भी आदमी प्रिंट भी कर सकता है। और next is for the maintenance of public force and for the where we are for the expenses of the administration, a common tax is indispensable. It must be assessed equally on all citizens to their means. अभी क्या है,
कि फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फोर्स, अगर फॉर पब्लिक फोर्स की मेंटेनेंस रखनी है और एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्सपेंसेस हैं, तो क्या करो, एक एक कॉमन टैक्स इंडिस्पेंसिबल होना चाहिए और हर सिटीजन्स के लिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. द वर्क शुड नॉट बी लाइक द फ्यूडल सिस्टम, वर्क शुड नॉट बी लाइक द फ्यूडल सिस्टम, कि जैसे फ्यूडल सिस्टम में चल रहा था कि हमारे जो क्लर्जी और नोबिलिटी हैं वो तो टैक्स पे नहीं करेंगे, हर के लिए ये टैक्स अभी इक्वल था. सिंस प्रॉपर्टी इज अ सैक्रेड एंड इनवायलेबल राइट, नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अनलेस लीगली. अभी क्या है, सिंपली मैं आपको बता देती हूँ कि किसी भी इंसान के पास अगर प्रॉपर्टी है, इफ एनीवन हैज दिस मच प्रॉपर्टी 2 एकर्स और ऑफ प्रॉपर्टी, तो उससे ना तो वो कोई प्रॉपर्टी ले सकता है, ना ही उसे ऑप्रेस करके प्रॉपर्टी ले सकता है, और ना ही उसे फोर्स कर सकता है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी में ये ही चीज ग्रो करोगे. ठीक है, नो वन कैन ऑप्रेस द पर्सन. नाउ लेट्स मूव फर्दर. अभी आते हैं हमारे पॉलिटिकल सिंबल्स. तो पहला पॉलिटिकल सिंबल आता है द ब्रोकन चेन. द ब्रोकन चेन. Chains were used to fetter slaves. A broken chain stands for the act of becoming free. अभी एक broken chain का मतलब क्या है कि from slavery I am free. तो they said like I'm free from slavery. तो वो कहते थे कि मैं तो फ्री हो गया, I am free from slavery. तो ये था broken chain का मतलब. The bundle of rods and faces. One rod can easily be broken, but not an entire bundle. Strength lies in unity. अभी ये तो हमें पता है कि अगर you have listened that story, the farmer and the 4 sons, very 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 common story it is. No, it is not uncommon, it is very 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 common story. तो उसमें भी सेम ही होता है, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी ही उसकी मॉरल है. तो यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं कि एक रोड को तो हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, बट पूरे एंटायर बंडल को हम नहीं ब्रेक कर सकते. द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट. अभी ये क्या मतलब हो गया? The all-seeing eye stands for knowledge. The rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. कि all seeing eye stands for knowledge. कि सारी आंख का दिखना मतलब कि stands for knowledge. और जो सन की रेज है ना, ये ऐसे है कि जैसे सन की रेज क्लाउड्स को भगा देती हैं, जो किसके साइन है, इग्नोरेंस के. स्केप्टर, सिंबल ऑफ रॉयल पावर. अब स्केप्टर क्या है? तो स्केप्टर क्या है? एक सिंबल है रॉयल पावर का. जस्ट सी द सिंबल्स ऑल्सो. ये ब्रोकन चेन है, ये बंडल ऑफ रॉड्स एंड फेसेस है, दिस इज अ आई रेडिएटिंग इन अ ट्राइंगल, एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर. तो अब स्नेक बाइंडिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ एटर्निटी. अ रिंग हैज नीदर बिगिनिंग नॉर एंड. कि स्नेक खुद ही अपनी टेल को खा रहा है कि ताकि एक रिंग बन जाए, कि ना ही मेरी कोई स्टार्टिंग हो ना ही मेरी कोई एंडिंग हो. तो दिस इज, वी नो ऑल दैट इट इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल और इज अ कॉमन सिंबल ऑफ एटर्निटी. सो नाउ रेड फिर्गियन कैप. रेड फिर्गियन कैप का मतलब है कि एक स्लेव ये कैप तब पहनता है जब वो फ्री हो जाता है स्लेवरी से. ब्लू व्हाइट रेड. अभी ये किसका झंडा है? फ्रांस का. इट इज द फ्लैग ऑफ फ्रांस. The winged woman, personification of the law. These are very simple, you must be known about it before also. The law tablet, the law is same for all and all are equal before it. अभी क्या है कि law जो है वो सबके लिए सेम है और सारे law के सामने भी सेम है. तो यहाँ पे हमारे जो सारे टॉपिक्स हैं वो हो जाते हैं खत्म. और यहाँ पे you can see they are fighting very 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 So, our chapter is completing. 2 sub-chapters have completed and 4 are left. Before going to the 3rd chapter, we need to revise these 2 chapters with some important questions. In the next lecture, we will having some short, very short and long questions to make your studies very, very, very easy peasy, lemon squeezy. So just be happy, be careful in this pandemic time, and just focus on your studies. So let's end our session today.